का विषय ये कि किस तरीके से इसे रेगुलेट किया जाए, इसकी मॉनिटरिंग की जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि ऑनलाइन मनी गेम्स का लोगों और परिवारों के साथ साथ समाज पर भी गंभीर और बुरा असर पड़ रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले को हम गंभीरता से देख रहे हैं। कई प्लेटफॉर्म विदेश से ऑपरेट होते हैं, जिससे वे भारतीय कानून से बच जाते हैं और राज्यों के नियम भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। पूरी तरह से जो बैन है, बैन को सही ठहराते हुए सरकार ने कहा है कि लोगों को हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान इन ऑनलाइन गेम्स से होता है और 45 करोड़ लोग ऐसे गेम्स से प्रभावित होते हैं। इतने बड़े व्यापार पर भी जब हथौड़ा चलेगा तो सवाल तो उठेंगे। आज उन्हीं सवालों की हम चर्चा करेंगे और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें, चर्चा करने से पहले आपको ये भी बता दें कि 2008 में करीब करीब जो शुरू हुए थे, गेम शुरू होते उसमें ड्रीम 11 भी था और इस तरह के बहुत सारे गेम थे जो कि युवाओं की लत का एक कारण भी बन गए। अब जब चर्चा हम करने जा रहे हैं तो इसमें देश में चर्चा क्यों हो रही है, देश में कौन से वो सवाल हैं जो उठ रहे हैं। देश का सवाल है कि क्या ऑनलाइन गेम से युवाओं और कमजोर वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। देश का सवाल है कि टेरर फंडिंग के लिए ऑनलाइन गेमिंग एप्स का इस्तेमाल हो रहा है। देश का सवाल है कि एकता और अखंडता के लिए क्या यह खतरा है और देश का सवाल है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के पीछे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हाथ है। देश का सवाल है कि सेलिब्रिटीज का मोबाइल गेमिंग एप्स का प्रमोशन आतंकियों के लिए मददगार नहीं है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास कुछ जानकार लोग हैं, मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। संभव शर्मा, जो सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग एप्स को लेकर चर्चा हो रही है, उस चर्चा को पिछले 2-3 दिन से लगातार बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कोई और नहीं कर रहा बल्कि संभव शर्मा कर रहे हैं। और संभव शर्मा बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में से कौन कौन से सवाल पूछे गए और सरकार की तरफ से उसका जवाब क्या दिया गया, सरकार का क्या कहना था इस मसले पर। संभव, बता दो। जी बिल्कुल, देखिए 104 पन्नों का ये हलफनामा, ये एफिडेविट जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य उन्होंने रखे हैं। जो जिस तरह से आप दर्शकों को बता रहे थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है कि जो टेरर फंडिंग का एंगल है, अगर टेरर फंडिंग किसी भी तरह से लिंक्ड है ऑनलाइन मनी गेम से, जहां पैसा इन्वॉल्व है, जहां रियल मनी में जो गेम्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो अपने आप में ये एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है, नेशनल सिक्योरिटी का। और यहाँ केंद्र सरकार ने इस बात का सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है। 104 पन्नों की हलफनामे एफिडेविट की कॉपी हमारे पास है और उसमें तमाम ऐसी चीज़ें कही गई हैं जो चौंकाने वाली हैं। मैं एक दो चीज़ें अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा। इसके अनुसार, एफिडेविट के अनुसार, ये लगभग 20,000 करोड़ रुपए का जो एक्सचेकर लगभग जो लॉस है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जो यूज़र्स हैं रियल मनी गेम के, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है, जिन खेलों में जहाँ बच्चे और युवा एक तरह से लत लग जाती है, उसकी वजह से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हुआ है। ये एक एस्टिमेट है। इसके अलावा सुसाइड के केस, जिस तरह से मनु जी यहाँ पर बता रहे थे कि सुसाइड के केसेस खासकर कई डेटा कर्नाटक से हैं, जहाँ जनवरी से लेके जुलाई 2025 तक के जो सुसाइड के डेटा हैं वो यहाँ पर केंद्र सरकार ने साझा किए हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जो अनरेगुलेटेड, अनियंत्रित ऑनलाइन मनी गेमिंग है, उसके तहत जो बात केंद्र सरकार ने कही है उसमें ये है कि ना सिर्फ ये खतरा है बल्कि इसके द्वारा टैक्स चोरी, जो म्यूल अकाउंट बनाए जाते हैं चुरा के, वो क्रिप्टो फंड डाइवर्जन और हवाला ट्रांजैक्शन, ये तमाम चीज़ें इस
हलफनामे में केंद्र सरकार ने कही है और इसलिए केंद्र सरकार ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में कही है कि एक कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी और जहां पैसा इन्वॉल्व है उन मनी गेम्स के लिए एक तरह से बैन किया गया, लेकिन साथ ही साथ जो ई स्पोर्ट्स का कल्चर है उसको बढ़ावा दिया गया है, उसको एक तरह से प्रोत्साहन दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये मामला शुरू से समझने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं पहुंचा था। पहले कर्नाटक हाई कोर्ट में एक पिटीशन इस कानून को चुनौती देने के लिए डाली गई थी, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में। इसके बाद केंद्र सरकार ने रिक्वेस्ट की सुप्रीम कोर्ट से कि क्यों ना एक ही जगह इस पूरे मामले को सुना जाए और एक जगह हम जवाब दाखिल करें। तो इसी जवाब का इंतजार था। यहाँ कई ऐसे तथ्य हैं जैसे कि 5,700 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 के बीच में पूरा इसका एक बजट था, इसमें फॉरेन ट्रांसफर पैसा किया गया है। और ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं की जा रही है कि केंद्र सरकार ने ये बात कह दी, केंद्र सरकार ने यहाँ तक कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सील बंद लिफाफे में ये जो डेटा है कहाँ से आया, किन एजेंसीज ने ये प्रोवाइड किया डेटा, उसकी पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट समझना चाहता है कि भाई अगर आप इस डेटा का जिक्र कर रहे हैं तो कौन सी एजेंसी ने क्या कहा है ये हमें बताएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई खेल हो, क्योंकि सरकारों के भी अपने अपने खेल होते हैं। अश्वनी दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी जी, सरकार ने इसे लेकर एक कानून तो बना लिया है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, और शायद नोटिफिकेशन इसलिए भी जारी नहीं किया है क्योंकि ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई तल्ख टिप्पणी करे या कोई कानूनी ऐसी टिप्पणी करे। इसलिए पहले रुक लिया जाए, समझ लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख लिया जाए, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। क्या है कि जो करेक्ट फिगर है कई स्टेट्स का, वो देखना, जानना और इसके पीछे के जो तथ्य हैं वो जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप पहला देखें तो जो आज के इस एफिडेविट के हाईलाइट है, जैसा शंभू जी ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप का आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंध है। यानी अगर हम देखें तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में बात हुई। दूसरा, सरकार जब कह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्र की अखंडता को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो ये बात ना मानने का कहीं कोई स्कोप नहीं है कि इससे नेशनल सिक्योरिटी पर भी खतरा है। और अगर ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो एक्सटर्नल एक्सीजेंसीज और इंटरनल इमरजेंसी दोनों जो चीजें हैं, ऐसी सिचुएशंस जो है हमारे देश में आ सकती हैं। तो अगर उसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा और आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग देश में आ रही है, और वो भी इन एप्स के जैसे ऐसे समय पर जब हम डिजिटल एरा में जा रहे हैं, जब एआई जैसी चीजें हैं, और उसको अगर प्रमोशन दिया जा रहा है, यानी सही बताया जा रहा है बड़े बड़े विज्ञापनों के द्वारा, सेलिब्रिटीज के द्वारा, इन्फ्लुएंसर को ला करके, तो कमजोर जो लोग हैं उनको तो लगता है इतने बड़े इन्फ्लुएंसर अगर इसको प्रचारित कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, और वो उस ट्रैप में फंसते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि एक इंपॉर्टेंट रेगुलेशन बने, और इसीलिए पूरे देशों का जब डाटा आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जब अपने आप को सबसे पहले, क्योंकि दोनों चीजें समझिए, या तो सुप्रीम कोर्ट अपने एम्बिट और स्कोप से सेंटर को डायरेक्शन देकर आप कानून बनाइए, या सुप्रीम कोर्ट स्वयं रेगुलेट करने की गाइडलाइंस पास करे, जैसा हमने कई केसेस में देखा, बुलडोजर जस्टिस वाले केसेस, तमाम केसेस में देखा। दूसरा, कर्नाटक में इसी गेम्स के कारण 32 लोगों ने सुसाइड किया था। तेलंगाना में 20 लोगों ने सुसाइड किया था, 7 महीने में 7 मौतें एक ही महीने में हुई। तमिलनाडु में 2 साल में 30 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया। ये स्टैटिक्स अपने आप में बड़े संजीदा हैं और इसीलिए जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट मैं समझता हूं सही समय पर इंटरजेक्ट करते हुए इस पर सुनवाई कर रहा है। तो जरूरी यह है कि एक रेगुलेशन ऐसा बने। हालांकि तो मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि यह काम पार्लियामेंट के डोमेन में है, और पार्लियामेंट के डोमेन में क्योंकि स्टेट्स अगर लॉ बनाती भी हैं तो वो स्टेट तक ही होगा, और जब इसका पूरे नेक्सस पूरे देश में हो और विदेशों में हो तो एक सेंट्रल लेजिस्लेशन की जरूरत है, और इसको पार्लियामेंट को स्वयं बनाना चाहिए बजाय कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरजेक्ट करे। ओवर टू यू। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करे, लेकिन हाल ही में हमने देखा कि कर्नाटक के एक विधायक थे, वो भी ऑनलाइन गेमिंग को लेकर
उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। छत्तीसगढ़ में महादेव बैटिंग ऐप को हमने देखा और उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन का भी नाम निकल कर आया। जो बीच में जो करियर था वो पकड़ा गया, वो अरेस्ट भी हुआ, लेकिन उसका जो सर्वे सर्वा है सौरभ चंद्राकर, वो अभी भी विदेश में बैठा है, मौज कर रहा है। अभी भी वो तमाम सेलिब्रिटी को अपने पास बुलाता है दुबई में और दूसरे शहरों में और कार्यक्रमों में और तमाम व्यक्तिगत फंक्शन में शामिल करता है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये जो गेमिंग ऐप हैं, इनसे जुड़े हुए, इनको चलाने वाले, इनको प्रमोशन करने वाले, इनको राजनीतिक संरक्षण देने वाले, ये एक पूरा नेक्सस है अश्वनी जी। अब ये नेक्सस कैसे टूटेगा? ये नेक्सस तब टूटेगा जब सबकी जवाबदेही तय होगी और जब अगर सत्ता में बैठे हुए लोग या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फ्लुएंसर या ऐसे लोग जिनकी पकड़ हम कहें कि सियासत तक ज्यादा है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा। नहीं, आप देखिए, आपने बड़ा अच्छा महादेव ऐप की बात कही। महादेव ऐप जिस समय पूरे छत्तीसगढ़ में फल फूल रहा था, तो क्या लोकल इंटेलिजेंस को खबर नहीं हो सकती थी? अब लोकल इंटेलिजेंस ब्लॉक लेवल पर, तालुका लेवल पर, तहसील लेवल पर, थाने लेवल पर, हर जगह एलआईयूज होते हैं। इंटेलिजेंस की एक एक नहीं, स्टेट का अपना इंटेलिजेंस होता है, सेंट्रल का अपना इंटेलिजेंस होता है, आईबी होती है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेप्यूट होती है। लेकिन अगर वो चल रहा था तो कभी वो बात उस इंटेलिजेंस एजेंसी ने किसी को नहीं बताई कि साहब इस तरीके का एक ऐप फल फूल रहा है। लोग अपनी जमा पूंजी जो है उसमें जाकर के जमा कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑफिस भी खुलता है पैसा जमा करने के लिए, नहीं भी खुल रहे तो बैंक के एटीएम्स के थ्रू जमा कर रहे हैं। तो वो इंटेलिजेंस का फेलियर कह लीजिए, या जानते हुए भी उस पर आंख मूंदे से। आपने एक बात कही कि क्या नहीं पता होगा, कैसे रुकेगा? सियासत का और इन माफियाओं का, इन कारोबारियों का जो हवाला का कारोबार कर रहे हैं, उनका गठजोड़ कैसे टूटेगा? वो गठजोड़ जब टूटता है जब एग्जीक्यूटिव सही समय पर अपने एक्शंस को परफॉर्म करती है, और एग्जीक्यूटिव सही समय पर उन एक्शंस को तभी परफॉर्म करती है जब पॉलिटिकल मास्टर्स का इंटरफेरेंस नहीं होता है। और पॉलिटिकल मास्टर्स का इंटरफेरेंस है तो थानेदार की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जब समय बचेगा, तब तो ऑनलाइन गेम्स पर बात होगी। जब कई परिवार टूट गए, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया, तब जागे तो आपने कब, आपको तो पहले एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए ना। गवर्नमेंट का काम होता है प्रिवेंटिव एक्शन लेना, और प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात है। संभव भाई इस बात को कितनी संजीदगी से बता रहे हैं। देखिए कब ये बात आ जाए। महादेव ऐप और आज चंद्राकर की बात की। चंद्राकर देखिए कितने शानदार तरीके से जनता के पैसे से विदेशों में रह रहा है, और हमारा डिप्लोमेटिक प्रोसेस इसलिए इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कोई पॉलिटिकल जो नेक्सस है, उस नेक्सस में बड़े सियासतदारों के नाम आ जाए। संभव शर्मा हमारे साथ मौजूद है। संभव शर्मा बहुत बारीकी से चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि रीजनल चैनल बहुत सारे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ से भी खबर आती है, मध्य प्रदेश से भी आ रही है, कर्नाटक से भी आ रही है। संभव अगर ये मान लिया जाए, क्योंकि अभी तक इसमें सुनवाई चल रही है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, तकनीकी चीज़ें हैं, वो अभी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी समझेगा, सरकार उन चीज़ों को मुहैया कराएगा। लेकिन नोटिफिकेशन अगर जारी हो गया तो क्या मान लिया जाए कि जो इलीगल गेमिंग ऐप है ये बंद हो जाएंगे और इससे जुड़ा हुआ जो काला कारोबार चल रहा है वो बंद हो जाएगा, उस पर नकेल कस जाएगी? देखिए, केंद्र सरकार से जब अब जवाब आ गया है केंद्र सरकार का, लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार से दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सवाल पूछा था कि आप ग्राउंड जीरो पे इस कानून को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे वो दूर दराज के किसी राज्य में किसी छोटे से कस्बे में के गांव में कहीं बैठा हुआ बच्चा या कोई युवा इससे बच पाएगा, इसके साइड इफेक्ट से बच पाएगा। जो ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बैन की है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व है वो बैन किया है, तो इसके लिए आपके पास रोड मैप क्या है, फ्रेमवर्क क्या है? तो उसका जवाब कहीं ना कहीं ये एफिडेविट में है कि अभी नोटिफिकेशन जरूर जारी नहीं हुई है, लेकिन एक बार जस्टिस जेबी पार्टीवाला, जिनकी बेंच के सामने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उन्होंने ही सभी हाई कोर्ट से ये मामला अपने पास ट्रांसफर किया था। तो वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनेगा, उसके बाद डिटेल गाइडलाइंस केंद्र ने इस एफिडेविट में बता दिया है कि वो अपनी डिटेल गाइडलाइंस लाएंगे, और उस पर काम भी चल रहा है कि किस तरह से ग्राउंड जीरो पे ये एप्स को बैन किया जाएगा। और जिस तरह से आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे, और उससे भी ये एक कनेक्शन बनता है कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और जो फॉरेन फंड्स हैं और शेल कंपनीज में पैसा कथित रूप से जा रहा है, जो केंद्र सरकार दावा कर रही है,
और दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जितनी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं वो एक भारतीय संविधान का, चूंकि हमारे साथ अश्विनी दुबे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का वो जिक्र कर रही हैं ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज और कह रही हैं कि उनको आज़ादी है भारत में व्यापार करने की, ट्रेड करने की, फ्री एंड फेयर ट्रेड जिसे कहा जाता है वो करने की। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर केंद्र सरकार का ये हलफनामा कहता है कि बेशक आपको आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है उसके तहत कदम उठाया जा रहा है और जितनी चीजें हम बोल रहे हैं इस एफिडेविट में, मतलब केंद्र सरकार, वो उसका उनके पास पुख्ता सबूत है और जरूरत पड़ी तो सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे। तो स्वाभाविक है जब सीलबंद लिफाफे में पेश कर रहे हैं तो कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, संवेदनशील कोई जानकारी हो सकती है, देश के बारे में कुछ बड़ी जानकारी हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट में साझा की जाए। जी, आप मेरे साथ मौजूद हैं साहब। अगर कानून व्यवस्था को देखा जाए तो बहुत सारे कानून हैं जो डिफाइन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अब ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर कानून आ रहा है, कानून बना लिया गया है, मुझे लगता है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन कानून में बहुत सारा प्रावधान है। इसे ऑनलाइन जुए या ऑनलाइन सट्टे के तौर पर हम कहें, एक देसी भाषा में कहें कि ऑनलाइन जुआ है, ऑनलाइन सट्टा है, तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या इसके लागू हो जाने से ये मान लिया जाए कि इसका जो गोरख धंधा है, जो चलता है, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा? मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जमीनी स्तर की हैं, सतही। अभी जैसे मध्य प्रदेश में कप सिरप का विषय आया और जो कप सिरप है उसके पीने से कई बच्चों की मौत हो गई, अचानक से बवाल हुआ, मौत हो गई, छापे पड़ने लगे। देश के कई राज्यों में पता चला कि साहब जो कप सिरप है वो मानक आधारों पर पूरी ही खरी नहीं उतरती हैं, वो फर्जी हैं, वो गलत बनाई गई हैं। पता चला कि बहुत सारे जो डीजीसीओ है दिल्ली का, जो रेगुलेटर अथॉरिटी है ड्रग डिपार्टमेंट की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, वो कहती है कि साहब इससे तो हमको परमिशन ही ली गई, दुकानों पे बिक रही है। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप कानून तो बना देंगे, उसकी व्यवस्था का पालन कौन करेगा? जी नमस्कार, आपके सभी व्यूअर्स को, को-पैनलिस्ट को भी नमस्कार। बहुत अच्छा आप विषय उठाते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। और ये ऑनलाइन ऐपिंग की पहले बात कर ली जाए, इसमें जो भी कानून बनेगा उस पर निर्धारित होगा कि किस प्रकार के किस किस चीज को, जैसे इन्होंने गेमिंग को, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया है उसमें गेमिंग और स्पोर्ट्स का अलग अलग बताया है। किसी को अपने इन्होंने स्पोर्ट्स का कह दिया, किसी को ऑनलाइन गेमिंग में भी स्पोर्ट्स का इसमें उदाहरण है। और अब डिपेंड ये करता है कि कानून किस प्रकार से व्याख्या करता है हर एक चीज को, और कानून में क्या क्या प्रावधान है, सख्त कानून है या नहीं है। और आपने सही कहा कि कानून बनाना, पालन करना, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो पुलिस और दूसरे विभाग हैं जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं कानून को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम रोल करता है। कानून बने हुए किताबों में होते हैं और कानून के बाद जो कोई उसके साथ वो उसका वायलेशन करता है, खिलवाड़ करता है कानून के साथ, उसके साथ में करने के बाद पुलिस उसमें कार्रवाई करती है एज पर लॉ, हमारे कानून के हिसाब से। जब कानून के हिसाब से कोई कार्रवाई होती है तभी उसका आगे कोर्ट में जाएगा और तभी उसको आदमी को सजा मिलेगी। जब अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी ही नहीं तो वो कानून का कोई फायदा नहीं है। नंबर 2, आपने अभी कप सिरप की बात की है, जो सिरप की बात जैसे की है, अडल्ट्रेशन की बात की है, वो भी देखना पड़ेगा कि वो आदमी से जिम्मेवार हुए हैं, कौन नहीं हुए हैं, ये डिपेंड करता है। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं अवेलेबल है, दुकानों में आमतौर पर अवेलेबल है, उन्होंने परमिशन नहीं ली, ये भी देखना है। ड्रग्स डिपार्टमेंट हर एक स्टेट में बना होता है ड्रग्स डिपार्टमेंट, उनके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी ड्यूटी है कि कोई भी इस प्रकार की जो स्पूरियस चीज अगर कोई दवाई के तौर पे दी जा रही है या कहीं बांटी जा रही है या कोई उपभोक्ता को उपभोग करने के लिए दिया जा रहा है तो उसका भी चेक करने का है। और वास्तव में एक और मैं बता दूं, हर एक स्टेट का अपना इंटेलिजेंस इनपुट होता है, LIU होता है, किसी का स्पेशल ब्रांच होता है, जैसे दिल्ली में स्पेशल ब्रांच है। उनका काम है हर क्षेत्र में खबरें इकट्ठी करना, जो कानून को तोड़ते हैं या कोई और कानून का उल्लंघन करते हैं उसके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठी करना और वो फिर आगे कार्रवाई करने के लिए देना। तो ये भी डिपेंड करता है कि हर स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार से गेमिंग ऐप और ये एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के बारे में कोई आपने जो जिक्र किया है उसके बारे में क्योंकि ये सब चीजें ह्यूमन के लाइफ से रिलेटेड हैं।
गेमिंग ऐप में बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया है, बहुत से लोग तबाह हो गए हैं और बहुत सा नुकसान हो गया और इस ऐप में जो लाखों करोड़ रुपए कमाने वाली जो कंपनीज है वो कमाए जा रही हैं। तो ये सारी चीज देखनी है सरकार को कि क्या किसी को ऐसे लूट कर कोई कंपनी इतना प्रॉफिट कमा सकती है। दूसरा, अडल्ट्रेशन के बारे में जो बात आपने की है वो देखना है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड है और हर आदमी के हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बात है वो सब देखी जाती है। दवाइयां हैं, हम सब लोग आप सब जानते हैं, हम दवाइयों को बिल्कुल अंदर मतलब आंख बूंद करके हम विश्वास करते हैं कि ये दवाई मैंने एक उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण और दे देता हूं क्योंकि वो भी साइबर से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ पवन दुग्गल साहब जुड़ गए हैं। पवन दुग्गल साहब, मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जब वो खाना नहीं खा पाते या खाना नहीं चाहते तो माँ उन्हें मोबाइल पकड़ा देती है तो वो गेम खेलता रहता है और कम से कम इस बहाने खाना खा लेता है। बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ जो करीब करीब हर घर में होती है और वो गेम खेलने लगता है। और गेम मुझे लगता है कि इस देश में ट्रेन में, मेट्रो में, प्लेन में, सड़क पर जहाँ भी कोई आदमी बैठा है वो गेम खेलने लगता है। स्वाभाविक है, उसमें ऑनलाइन गेम भी निकल कर आ जाते हैं और जब आप गेम खेलते हैं तो उसे लेकर कोई ऐसी आपत्ति भी नहीं है कि आप गेम क्यों खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो कानून की भाषा में आ जाएगा तो वो जुआ हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरनाक इस देश में क्या, इस विश्व में, वो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना अपराध है, आप देख नहीं सकते। उनकी वेबसाइट बावजूद भरी पड़ी हैं। इस मतलब तमाम जो हमारी एजेंसियां हैं, जो मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं, जो कानून उनके खिलाफ काम करने वाली एजेंसियां हैं, वो निगाह लगाए बैठी रहती हैं, बावजूद आपके इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं, डार्क वेब में भरी पड़ी हैं। तो आप कानून तो बना लेंगे लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसको कैसे लागू कर पाएंगे, उसको कैसे समझा पाएंगे, आपको जाना तो जनता के बीच ही पड़ेगा। और अल्टीमेटली कानून लागू भी जनता के बीच ही होगा। इसलिए कानून को कागजी घोड़ा ना बनाएं, कानून ऐसा बनाएं जो लागू हो सके, लेकिन लोगों को जागरूक भी करें कि कानून के पहलू क्या हैं और कानून किस की मनाही करता है। देखिए, अल्टीमेटली अनजान लोग, नॉर्मल लोग, जो डिजिटल उपभोक्ता हैं, नॉर्मल सिटीजन हैं, हम नहीं चाहते कि वो कानून की भंवर में फंस जाएं। इसलिए उन्हें जागरूक बनाना बहुत जरूरी है। बताना है कि आप ऑनलाइन गेम खेल लीजिए, नो प्रॉब्लम। द मोमेंट जुए के एलिमेंट में आ गए तो आप क्रिमिनल लाइबिलिटी वाले एंगल में आ सकते हैं। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं और अब क्योंकि कानून बन चुका है, इस कानून को रखते आपकी भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं। लेकिन जब तक आप लोगों को उनकी ड्यूटीज के बारे में अवगत ही नहीं कराएंगे तो वो तो अनभिज्ञ होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह की गेम्स को खेलते जाएंगे। मुझे लगता है अगर अपने समाज को प्रोटेक्ट करना है, समाज के जो बेसिक मूल्य हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है और इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा विभिन्न जो प्रिंसिपल्स हैं उसको लेकर, और अल्टीमेटली लोगों के हाथों को सशक्त करना पड़ेगा कि वो कानून की शिकंजे में ना फंसे और अनावश्यक प्रकार की लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना उन्हें ना करना पड़े। अश्वनी दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी दुबे, शराब नहीं पीना चाहिए, ये गलत चीज़ है, आपके स्वास्थ्य को खराब करती है और शराब पी कर आप गाड़ी चलाएंगे तो ये आप कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, लेकिन बावजूद इसके लोग शराब पीते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो कानून की परिभाषा है। वो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उस पर धाराएं लागू होंगी, लेकिन बावजूद इसके आपने देखा होगा बहुत सारी चिटफंड कंपनियां हैं और मुझे लगता है कि पिछले 2 से 3 दशक से वो इस देश के लोगों से पैसा ले रही हैं। अब 3 दशक 2 दशक संघर्ष करते हो गया, पैसा हो नहीं गया, कानून है, कानून में पूरी तरह से व्याख्या है, बावजूद इसके वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो कानून है लेकिन कानून का पालन कैसे होगा, यह साइबर से जुड़ा मामला है। आपने देखा होगा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, डॉक्टर जो कि पढ़े लिखे हैं, सारी चीजों को समझते हैं। हाल ही में एक नया मामला सामने आया, एक एडवोकेट ने सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि साइबर क्राइम ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया और साइबर क्राइम करने वालों ने अपनी जकड़ में लेते हुए उसे यह महसूस करा दिया कि आपका नाम पहलगांव हमले में आ सकता है, आप हमको पैसे दे दो। पवन दुग्गल साहब, ये आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने सुसाइड कर लिया। एडवोकेट, वकील,
तो ये ऑनलाइन गेमिंग एक तो गांव-गांव, पंचायतों पर, चौपालों पर बैठे लोग खेल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कानून एक तरफ, व्यवहारिक चीजें एक तरफ, अच्छी चीजें सरकार बना रही है, इसका स्वागत हम करते हैं, लेकिन व्यवहारिकता में ये चीजें कैसे आएंगी? देखिए, इसलिए आई हैं क्योंकि कोविड-19 ने हम लोगों के जीवन में 2 अतुलनीय योगदान दे दिए। कोविड-19 के बाद हम लोग जल्दी डर जाते हैं, जल्दी पैनिकी हो जाते हैं। तो ये डर और पैनिक को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स और आपको टारगेट करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के नए-नए तरीके निपटाते हैं और आजकल तो ऑनलाइन गेम्स इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं, तो गेम्स के साथ कुछ ऑनलाइन फ्रॉड संबंधित स्कैम्स भी करते हैं, ताकि जो जेन्युइन गेमर्स हैं, जेन्युइन बोनाफाइड यूजर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके शिकंजे में फंस जाएं। तो जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि साहब ये नई प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, आपको उनसे बच के रहना चाहिए, तब तक तो लोग लगातार इस कानून की भंवर में फंसते चले जाएंगे। इसमें जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जो वर्तमान कानून है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है और उसके प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे तो लगता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स को हम अभी तक ना बहुत एक पोले पोले से डील करते आए हैं, उन्हें बहुत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। भाई आप तो इंटरमीडियरी हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत आपके ऊपर तो कानूनी दायित्व है सेक्शन 79 ITI का कि आप ड्यू डिलिजेंस करेंगे, सावधानी बरतेंगे, ताकि आप जब अपनी ड्यूटीज का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश से सर्विस प्रोवाइडर्स भी पूरी तरीके से IT एक्ट और IT रूल्स के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे हैं और हम उनके बरखिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम राष्ट्र होने के नाते सर्विस प्रोवाइडर्स के बरखिलाफ भी एक सख्त रवैया अख्तियार करेंगे, तो मैं समझता हूँ एक मैसेज जो है ना वो इकोसिस्टम में जाएगा और अल्टीमेटली उससे इम्पैक्ट में फर्क पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए कि आदतों को बदलना ओवरनाइट मुश्किल है। आज लोगों को आदत लग चुकी है ऑनलाइन गेम्स की, तो पहले तो उन्हें उस लत के बारे में अवगत कराना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि साहब ये आप कदम उठाएं ताकि इस लत से, इस आदत के शिकार से आप बाहर हैं। तो बहुत लोगों को काम करना है, सरकार अकेले नहीं कर पाएगी, सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ सर्विस प्रोवाइडर्स, उपभोक्ता और जितने यूजर्स हैं, आप हैं, हम सब हैं, हम सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस दिशा में, ताकि हम ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों से लोगों को बचा सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात पवन दुग्गल साहब ने की है कि भाई सरकारों के ऊपर हर चीज थोपी नहीं जा सकती। सरकार कानून बना सकती है, एक व्यवस्था बना सकती है, लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। संभव मैं आपके पास आता हूं। ये जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप है या इस तरह की तमाम साइट्स हैं, जिन साइट्स में एक अजीब सी अश्लीलता होती है, आपत्तिजनक हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका जिक्र अभी पवन दुग्गल साहब कर रहे थे कि आपका जो IT एक्ट है वो IT एक्ट का उस तरीके से उपयोग होना चाहिए जिस तरीके से दूसरे देश भी कर रहे हैं। ये तमाम साइट से ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो विदेशों में बैठे हैं, वो कंपनियां विदेशों की है लेकिन भारत को बाजार बना रही हैं, तो दूसरे देशों में, बहुत सारे देशों में ऐसी व्यवस्था है कि वो उस देश में या भारत में खुले ही ना, कोई खोलने की कोशिश करे, और अगर कोई देखने की कोशिश करे या गेम खेलने की कोशिश करे तो वो अलर्ट उसके पास आ जाए कि आप अपराध कर रहे हैं, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं, आपके खिलाफ गंभीर अपराध हो सकता है, जो व्यवस्था दूसरे देशों में है। संभव जी बिल्कुल, देखिए अवेयरनेस से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिस तरह से साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल यहाँ पर हमें बता रहे हैं, और इनसे कई बार ऑफ द रिकॉर्ड भी हम डिस्कस आउट करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं से मैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कई बार हम इस पर बात करते हैं कि गेम ऑफ स्किल्स एक होती है और गेम ऑफ चांस। कई लोग जो पेटिशनर्स थे ऑफ द रिकॉर्ड मिले, ऑन कैमरा कई लोग नहीं आए, उन्होंने कहा कि गेम ऑफ चांस नहीं है। तो पहले तो मैं दर्शकों के लिए, क्योंकि अवेयरनेस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसलिए मैं पहले पवन दुग्गल सर से ही पूछना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस क्रिस्टल क्लियर करके दर्शकों को समझाएं। जो बारीक लाइन है गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस के बीच जो बारीक लाइन है वो है क्या? वो है क्या सर? देखिए, जब हम कोई भी गेम खेलते हैं, गेम के कई सारे पहलू होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप गेम खेलते हैं लेकिन आपका नियंत्रण नहीं होता कि गेम का अल्टीमेट रिजल्ट क्या आने वाला है।
तो जब आपका कोई नियंत्रण नहीं होता तब हम उसे गेम ऑफ चांस बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ आप चांस पर खेल रहे हैं। लेकिन जहां पर आपकी जो काबिलियत है वो सामने नजर आती है, आपकी जो कैपेसिटी होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पर आप जब गेम खेलते हैं तो आप गेम के परिणाम को, आउटकम को प्रभावित कर पाते हैं, तब हम उसे गेम ऑफ स्किल बोलते हैं। पारंपरिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट कहता है, आया है कि साहब अगर आप